हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गडारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होगे, सभी हेल्दी होगे। तो आज का हमारा फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का लास्ट यूनिट होने वाला है। इसके अंदर एक ही लेक्चर हम देखने वाले हैं। इसमें कंप्लीट हम स्टडी करने वाले हैं मटेरियल ऑफ फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। जो भी टॉपिक हमें दिए हुए हैं ज़्यादा नहीं है, सिर्फ मटेरियल इन फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन के बारे में हमें पूछा गया है। तो एक ही लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और इससे पहले के लेक्चर्स आप लोगों ने अटेंड नहीं किए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मिल जाएंगे लेक्चर्स, या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। या फिर अगर आपको कोर्सेज वगैरह, नोट्स वगैरह चाहिए तो आप गडारिया फार्मेसी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। यूनिट 5 में सिलेबस दिया हुआ है हमें मटेरियल ऑफ फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन, कोरोजन एंड इट प्रिवेंशन। इसके अंदर हमें स्टडी करना है फैक्टर अफेक्टिंग ड्यूरिंग मटेरियल सिलेक्शन। जब इंडस्ट्रीज के अंदर मटेरियल को सिलेक्ट किया जाता है किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी एपरेटस को बनाने के लिए, किसी भी स्टोरेज कंडीशंस को यूज़ करने के लिए, तो वहाँ पे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बेसिकली मटेरियल सिलेक्शंस को अफेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फार्मा जो थ्योरीज हैं, कोरोजन कैसे होता है, जंग कैसे लगता है, जो भी मटेरियल होता है उसको क्या क्या थ्योरीज होती हैं, उसकी टाइप, कितने टाइप के कोरोजन्स होते हैं, कैसे हम उनको ठीक कर सकते हैं, उनके बारे में हमें स्टडी करना है। कोरोजन जानते हो ना आप क्या होता है? जंग लगता है ना लोहे पे, उसको कोरोजन बोलते हैं। बाकी तो जानते हो आप अच्छी तरीके से। फेरस फेरस एंड नॉन फेरस मेटल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मेटल, बेसिक ऑफ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में देखिए हम बता चुके हैं इंट्रोडक्शन तो क्या है। फार्मास्यूटिकल प्लांट आर बिल्ड विथ स्पेशल मटेरियल। देखिए मान लीजिए कोई भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है तो वो कहीं ना कहीं काफ़ी सारे मटेरियल की उसको ज़रूरत पड़ती है। अलग अलग मशीनरीज के लिए, अलग अलग एपरेटस के लिए चाहिए, स्टोरेज के लिए चाहिए, है ना। तो उसके लिए काफ़ी सारे मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। प्लास्टिक की भी ज़रूरत पड़ेगी, लोहे की भी ज़रूरत पड़ेगी, स्टेनलेस स्टील की भी ज़रूरत पड़ेगी, प्लास्टिक की भी ज़रूरत पड़ेगी, ग्लास की भी ज़रूरत पड़ेगी, रबड़ की भी ज़रूरत पड़ेगी, हर एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल प्लांट्स आर बिल्ड विद स्पेशल मटेरियल टू एंश्योर, और ऐसा मटेरियल होना चाहिए जिससे जो भी हमारा फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन आ रहा है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आ रहा है, उस वो प्योर हो, सेफ हो, और क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये ड्रग का मामला होने वाला है, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल प्लांट आर बिल्ड विद स्पेशल मटेरियल टू एंश्योर द प्यूरिटी, सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ ड्रग, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन मटेरियल मस्ट बी नॉन रिएक्टिव, कोरोजन रेसिस्टेंट एंड इजी टू क्लीन होना चाहिए, ठीक है। इजीली हम उसको क्लीन कर पाएँ, किसी केमिकल के साथ, किसी ड्रग के साथ वो रिएक्शन ना करे, ठीक है। इस टाइप का मटेरियल हमारा होना चाहिए, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होने वाली है। तो फार्मास्यूटिकल प्लांट ऐसे मटेरियल से बनते हैं जो दवाइयों की शुद्धता, सुरक्षा और गुणवत्ता बनाए रखें। इनका मटेरियल रासायनिक रूप से निष्क्रिय, नॉन रिएक्टिव, जंग रोधी होना चाहिए और साफ करने में आसान होना चाहिए, ठीक है। तो प्योर, सेफ, ड्यूरेबल, 3 शब्द याद रखो, यही मटेरियल चुनने का बेसिक फंडा है। प्योर, सेफ और ड्यूरेबल होना चाहिए कोई भी मटेरियल जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए मटेरियल यूज इन प्लांट कंस्ट्रक्शन, कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं। बेसिकली हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे यहाँ पे। ज़्यादा डीपली पढ़ना आप नोट्स लीजिए, गडारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे मिल जाएगा। हम यहाँ पे समझा रहे हैं आपको सारी चीज़ें, सारे टॉपिक आपको समझाएंगे, ठीक है। तो मेटल में बेसिकली जो स्टेनलेस स्टील है वो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। जब आप बाहर कहीं जा रहे हो, कोई इंडस्ट्री दिख जाए पास में आपको, तो उसको बाहर भी कुछ एपरेटस, बड़े बड़े एपरेटस लगे हुए होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए होते हैं, वो आपको दिखाई देंगे, स्टेनलेस स्टील के ही बने हुए होते हैं। क्यों बने हुए होते हैं? क्योंकि भाई मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है, रस्ट रेसिस्टेंट होता है, कोई भी रस्ट उस पर नहीं लगता है, कोरोजन नहीं लगता है, ईजी टू उसको क्लीन कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे रिएक्टर्स हैं, ब्लेंडर्स है, फिल्टर्स है, और भी काफ़ी अपरेटर्स हैं उसके अंदर स्टेनलेस स्टील का यूज किया जाता है। आगे आता है माइल्ड मेटल। माइल्ड मेटल चीप होता है बट रस्ट इजीली, जितना चीप होगा वो इजीली रस्ट हो ही जाएगा। कॉपर एंड ब्रेस बेसिकली गुड फॉर हीट एक्सचेंज बट कोरोइड इजीली, हीट एक्सचेंज के लिए अच्छे होते हैं लेकिन कोरोइड कर सकते हैं, कोरोजन उसमें हो सकता है। एल्यूमिनियम की बात करें तो लाइट वेट होता है बट अटैक बाय एल्केलाइज, ठीक है। वेट के हिसाब से अच्छा है लेकिन एसिड अटैक, एल्केलाई अटैक कर सकते हैं। टाइटेनियम जो होता है एक्सीलेंट कोरोजन रेसिस्टेंट बट ये थोड़ा कॉस्टली होता है। हर एक मेटल का अलग अलग रोल होता है, ठीक है। जो SMCAT स्टेनलेस, माइल्ड कॉपर, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, ये सभी हमारे
मेटल्स होते हैं जो बेसिकली मटेरियल यूज़ होते हैं प्लांट कंस्ट्रक्शन के अंदर। दूसरा आता है हमारा ग्लास। तो ग्लास बेसिकली इनर्ट है, कोरोजन रेसिस्टेंट है, ट्रांसपेरेंट है। तो बेसिकली इसको वाइल्स में यूज़ कर सकते हैं, बॉटल्स बनाने में यूज़ कर सकते हैं, लैब ग्लासवेयर बनाने में यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमें जो भी प्रैक्टिकल वगैरह कर रहे हैं वो क्लियरली हमें दिखे। ठीक है, तो रासायनिक रूप से निष्क्रिय है, पारदर्शी है, जंगरोधी है, प्रयोगशाला बर्तन सीसीओ में उपयोग कर सकते हैं। ग्लास रिएक्टर एंड एम्पूल्स बनाने के लिए बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है और बहुत अच्छा एक तरीके से मटेरियल हो सकता है प्लांट कंस्ट्रक्शन में यूज़ होने के लिए ग्लास। ठीक है, काफ़ी सारे बेनिफिट्स इसके होने वाले हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्लास यूज़ होते हैं। प्लास्टिक एंड पॉलीमर, प्लास्टिक का भी काफ़ी बड़ा रोल होता है। देखिए पीवीसी जो होता है बेसिकली, और टेट्राक्लोरोइथाइलिन बेसिकली यूज़ होता है, ये टेफ्लॉन होता है, और पॉलीप्रोपाइलिन ये हमारा प्लास्टिक पॉलीमर्स है जो बेसिकली यूज़ होते हैं। ठीक है, इसके अलावा लाइट है, थोड़ा चीप है, नॉन करोजिव है, यूज़ इन ट्यूब्स वगैरह बनाने के लिए, लाइनिंग गास्केट्स वगैरह में इजीली यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सस्ता भी होता है। ठीक है, तो ये है प्लास्टिक एंड पॉलीमर्स। बात करें रबर की तो यूज़ बहुत सील्स, वाशर्स एंड ट्यूबिंग के लिए बहुत रबर की ज़रूरत पड़ती है जिससे लीकेज वगैरह ना हो। रेसिस्ट डाइल्यूट एसिड बट डैमेज बाय ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। डाइल्यूट एसिड से रबर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं ड्रग्स के अंदर वो बेसिकली इसको डैमेज कर सकते हैं। तो रबर का उपयोग सील और पाइपिंग में एसिड से बचाता है, पर सॉल्वेंट से ख़राब हो सकता है। ठीक है, हो ही जाता है ख़राब। वुड वुड देखिए आजकल इतना यूज़ नहीं किया जाता, वुड का पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ था। तो लिमिटेड यूज़ नाउ, यूज्ड ओनली फॉर टेम्पररी स्ट्रक्चर, जैसे कि स्ट्रक्चर बनानी है, टेम्पररी पैकेजिंग करनी है, कहीं लॉन्ग दूरी तक लेके जाना है, डिस्टेंस तक किसी प्रोडक्ट को, किसी मशीनरी को, तो हम वुड के ढांचे की यूज़ कर सकते हैं। तो आजकल कम उपयोग करते हैं, केवल पैकेजिंग या अस्थायी संरचना बनाने में हम इसका करते हैं। तो आज से कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बेसिकली अफेक्ट कर सकते हैं मटेरियल सेलेक्ट करने में कि इंडस्ट्री में कौन कौन सा मटेरियल हमें यूज़ करना है। तो सबसे पहला है केमिकल रेसिस्टेंट। अगर कोई मटेरियल है केमिकल रेसिस्टेंट है, ड्रग सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो भाई एक तरीके से देखिए मटेरियल शुड नॉट रिएक्ट विद ड्रग एंड सॉल्वेंट, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। जो भी हम यूज़ करेंगे तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्टेनलेस स्टील एंड ग्लास, ग्लास आर बेस्ट होता है। ठीक है, तो ये इसका फैक्टर अफेक्ट कर सकता है केमिकल रेसिस्टेंट। दूसरा मैकेनिकल स्ट्रेंथ कैसी है, जो भी हमारा मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं शुड वियर लोड एंड प्रेशर, है ना, उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, लोड को कितना झेल पा रहा है, तो वो भी मैटर करता है। कोरोजन रेसिस्टेंट होना चाहिए, मेटल मस्ट नॉट रस्ट और पिट। ठीक है, ईजी ऑफ क्लीनिंग, बेसिकली ईजी होना चाहिए क्लीन करने में, स्मूथ सरफेस, नो कंटामिनेशन होगा, जितनी ज़्यादा स्मूथ सरफेस होगी उतना ही कंटामिनेशन कम होगा, जैसे कि आप ग्लास का एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट इकोनॉमिकल होना चाहिए बट ड्यूरेबल भी होना चाहिए। ठीक है, दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए। लाइट वेट, ईजी इंस्टॉलेशन होगा। ठीक है, ऐसा हमें चाहिए, तो ये भी एक तरीके से अफेक्ट कर सकता है अगर लाइट वेट नहीं है तो। टॉक्सिसिटी, शुड नॉट कंटामिनेटेड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के साथ रिएक्शन नहीं होनी चाहिए जिससे वजह से प्रोडक्ट हमारा कंटामिनेटेड ना हो सके। तो ऐसा कोई मेटल है जो टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है, रिएक्शन करता है, तो उसको हम यूज़ नहीं करेंगे, वो फैक्टर अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर अफेक्टिंग मटेरियल सिलेक्शन के लिए है। अब बात करते हैं कोरोजन की। देखिए कोरोजन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको एग्जाम के अंदर, अच्छा टॉपिक बनता है इस यूनिट से। तो ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल बाय केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन विद इट्स एनवायरनमेंट, धातु धीरे धीरे नष्ट होता है, बेसिकली आयरन, जब वो वातावरण के साथ रासायनिक या विद्युतीय रासायनिक प्रतिक्रिया करता है। ये हम अच्छे से 11th-12th में पढ़ चुके हैं बेटा। ठीक है, तो रिमेंबर करने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल की बात करें तो आयरन रस्टिंग, लोहे में जंग लगना, यही कोरोजन है, सबसे मेन इसका एग्जाम्पल है। तो बेसिकली बात करें थ्योरीज ऑफ कोरोजन की, तो बेसिकली 2 थ्योरीज है इसके अंदर। फर्स्ट है ड्राई केमिकल कोरोजन, मतलब ड्राई केमिकल, इसमें यहाँ पे वाटर इन्वॉल्व नहीं होगा और फिर भी कोरोजन हो जाएगा। तो अगर विदाउट वाटर, वाटर के बिना ही ये कोरोजन होगा, और डायरेक्ट रिएक्शन होगा मेटल विद गैसेस के साथ। मेटल जो भी है, आयरन है और भी कोई मेटल है, ऑक्सीजन SO2 क्लोराइड के साथ डायरेक्टली रिएक्शन करेगा और फॉर्म करेगा ऑक्साइड और सल्फाइड लेयर। जैसे कि आयरन हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया, यहाँ पे Fe2O3 रस्ट इन ड्राई एयर, ड्राई एयर के अंदर भी ये रस्ट कर गया, जंग इसको लग गया, इसको हम बोलते हैं ड्राई केमिकल कोरोजन। ठीक है, ड्राई डायरेक्ट गैस अटैक। दूसरा आता है हमारा वेट इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन, इसमें वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। देखिए रिक्वायर मेटल प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन, इन तीनों की वजह से ये होने वाला, अगर एक भी चीज़ एब्सेंट है तो वेट इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन नहीं होगा। एनोडिक एरिया जो होता है मेटल डिजोल्व करता है, और कैथोडिक एरिया ऑक्सीजन रिड्यूस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आयरन हमारा रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन बेसिकली आयरन हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा रिड्यूस हो रहा है। देखिए आयरन यहाँ पे हमारा
4 इलेक्ट्रॉन इससे ऐड हो रहा है, जो बेसिकली हमें मिला है आयरन से। यहाँ पे बन रहा है 4OH माइनस आयन, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे भी देखिए वेट है, तो वाटर की प्रेजेंस में यहाँ पे कोरोजन हो रहा है, रस्ट का फॉर्मेशन होगा कम्प्लीटली, ठीक है। तो सबसे सामान्य प्रकार है धातु नमी और ऑक्सीजन से एक छोटा बैटरी सेल बनता है जिससे जंग लगता है। ये प्रोसेस आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। चलिए ट्रिक की बात करें तो वेट वाटर हेल्प कोरोजन, वाटर की मदद से यहाँ पे कोरोजन होने वाला है, ठीक है। टाइप्स ऑफ कोरोजन की बात करें तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, एक टेबल फॉर्म में हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। सबसे पहले यूनिफॉर्म कोरोजन है, इवन ओवर सरफेस, ठीक है। रस्ट ऑन आयरन सीट, कोई आयरन सीट है उसके ऊपर रस्ट समान रूप से लगे, पूरे सीट के ऊपर समान रूप से जंग लगेगा। एक है गैल्वेनिक, बेसिकली टू मेटल एक साथ कॉन्टैक्ट होंगे तो वहाँ पे कॉपर प्लस आयरन जो होगा, मतलब जैसे कॉपर है आयरन है, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो वहाँ पे रस्ट लगेगा, जंग लगेगा, ठीक है। एक है पिटिंग, मतलब स्मॉल होल, अगर कोई स्मॉल होल है किसी मेटल में तो वहाँ पे जंग लगेगा, जैसे स्टेनलेस स्टील क्लोराइड वाटर अगर है तो, ठीक है। सर्वाइस बेसिकली इन गैप एंड अंडर सी, जो गैप्स होते हैं पाइप्स के बीच या किसी भी मटेरियल के बीच, उसके बीच लगने वाला अंडर गास्केट, दोनों कोनों में जंग लगेगा। स्ट्रेस कोरोजन बेसिकली स्ट्रेस प्लस कोरोजिव मीडियम, जैसे स्टेनलेस स्टील इन क्लोराइड, ये लग सकता है। और इंटरग्रेनुलर की बात करें तो अलोंग ग्रेन बाउंड्रीज इन प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट, दोनों की सीमाओं में जंग लगेगा बाउंड्रीज के ऊपर, ठीक है, चारों तरफ। इरोजन्स की बात करें तो फ्लूड मोशन कोज वियर, पाइपलाइंस के अंदर बेसिकली जैसे बहते पानी के अंदर लिक्विड के अंदर जंग लगेगा, ठीक है, पाइप के अंदर जंग लग जाता है ना, तो उस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे कोरोजन होने वाले हैं। बात करें कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो भाई जो भी मटेरियल हम यूज़ रहे हैं उसका सिलेक्शन अच्छे से करें, जैसे स्टेनलेस स्टील होना चाहिए, टाइटेनियम होना चाहिए, प्लास्टिक होना चाहिए या फिर ग्लास होना चाहिए, तो इनके अंदर जंग लगने के चांसेस नहीं है। कोटिंग जो होनी चाहिए मेटालिक कोटिंग में बेसिकली जिंक गैल्वेनाइजेशन होना चाहिए, टिन या क्रोमियम की कोटिंग हो, या फिर नॉन मेटालिक की बात करें तो पेंट हो, इनेमल हो या फिर इपॉक्सी हो, तो ये भी कोरोजन रेसिस्टेंट बना सकते हैं। तभी तो आपने देखा होगा आयरन की जो भी कुछ भी मटेरियल हमारे घर पे होता है या घर पे लगवाते हैं आयरन रेलिंग वगैरह कुछ भी, तो उस पर पेंट किया जाता है बेसिकली, इसीलिए किया जाता है। अलोइंग की बात करें तो एड क्रोमियम निकल जो स्टेनलेस स्टील बनाते हैं, ठीक है। कैथोडिक प्रोटेक्शन की बात करें तो सुपर सेक्रीफेशियल एनोड जैसे जिंक है, मैग्नीशियम है, और जो एनोड्स कैथोड्स होंगे इम्प्रेस्ड करंट मेथड यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, तो बेसिकली जो कैथोड्स होते हैं जिंक और मैग्नीशियम के यूज़ होंगे। एनवायरमेंटल कंट्रोल की बात करें तो रूम मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, CO2 नहीं होना, तो अगर ऐसी कंडीशन है तो वहाँ पे रस्ट नहीं लगेगा। डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए, इम्प्रूव सर्विसेज एंड साफ कॉर्नर होनी चाहिए जिससे इजीली क्लीन हो सके, जंग लगने के चांसेस ना हो। रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ता है, क्लीन एंड रिकोट दोबारा से रीपेंट करना होता है जब जहाँ पे कोई रीपेंट हट जाता है, तो इस टाइप से प्रिवेंट कर सकते हैं, काफ़ी मेथड्स हैं, ठीक है। मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, मटेरियल हम देख चुके हैं, वैसे तो दोबारा देख लेते हैं। फेरस मेटल है जिसके अंदर कास्ट आयरन है, माइल्ड स्टील है, स्टेनलेस स्टील है, जो बेसिकली टैंक और ड्रायर्स बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, मजबूत पर भारी होते हैं थोड़े। नॉन फेरस मेटल की बात करें तो एल्यूमिनियम है, कॉपर है, टाइटेनियम है, जिंक है, लेड है, ये रिएक्टर पैकेजिंग वगैरह के अंदर यूज़ होते हैं, हल्के हैं और जंग रोधी होते हैं। और बेसिकली हमारा ऑर्गेनिक और नॉन मेटल की बात करें तो ग्लास, सेरेमिक्स, ग्रेफाइट्स होते हैं, लेपवेयर, फिल्टर, भंगूर पर हीट रेसिस्टेंट होते हैं। और ऑर्गेनिक नॉन मेटल जैसे कि रबर है, PVC है, टेफ्लॉन है, ये सील, पाइप और लाइनिंग में बेसिकली इनका यूज़ होता है, हल्के होते हैं, थोड़े लचीले होते हैं। चलिए मटेरियल हैंडलिंग इन फार्मा इंडस्ट्री, मटेरियल हैंडलिंग इन फार्मा इंडस्ट्री, मूवमेंट, स्टोरेज, प्रोडक्शन एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मटेरियल को उत्पादन से लेकर स्टोरेज तक सुरक्षित, नियंत्रित और व्यवस्थित तरीके से ले जाना ही मटेरियल हैंडलिंग होता है। क्या ऑब्जेक्टिव भाई, रिड्यूस मैनुअल लेबर, ठीक है, इम्प्रूव सेफ्टी एंड इफिकेसी, जो भी प्रोडक्ट है उसकी सेफ्टी बढ़ेगी, इफिकेसी बढ़ेगी, प्रिवेंट होगा, प्रोडक्ट का डैमेज कम होगा, कॉस्ट रिड्यूस होगा। तो ये कुछ मटेरियल हैंडलिंग के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, अच्छे से हैंडल किया जाए तो वो आप अच्छी तरीके से समझते हैं। टाइप ऑफ मटेरियल हैंडलिंग की, जैसे कि मैनुअल हैंडलिंग बाय ह्यूमंस, चीप बट लेबर इंटेंसिव चाहिए, एग्जांपल कैरी बैग्स, बैग्स ले जाने के लिए। मैकेनिकल हैंडलिंग की बात करें तो जैसे मशीन यूज़ होती हैं, कन्वेयर होते हैं, फ्रॉकलिफ्ट्स होते हैं, क्रेन्स होते हैं, एलिवेटर होते हैं, ठीक है। ऑटोमेटेड हैंडलिंग की बात करें तो रोबोटिक्स होते हैं बेसिकली, है ना, रोबोट्स यूज़ होते हैं। इसके अलावा ऑटोमेटिक गैल्वेनिक मतलब मशीन्स होती हैं, कॉस्टली बट हाईली इफिशिएंट ये होने वाली है, ठीक है।
और बेसिकली फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस की बात करें तो जैसे कि टाइप किस टाइप का है, सॉलिड है या लिक्विड है, उसके हिसाब से हम चूज कर सकते हैं हैंडलिंग कैसे करनी है। वेट और वॉल्यूम कितना है, स्पेस कितना चाहिए इसको, सेफ्टी कितनी चाहिए, उस हिसाब से कॉस्ट क्या है इसका, उसके हिसाब से भी हैंडलिंग की जा सकती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कैसे हम हैंडल कर सकते हैं मटेरियल को, और ये हमारा सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो गया है। अभी तक आपने सब्जेक्ट के नोट्स परचेज नहीं किए हैं तो कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ जाके आपको अफोर्डेबल प्राइस में नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और बाकी कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।